दोस्तों चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे किसके रिवीजन से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रिवीजन से। अब हम लोग यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 काफी बेसिक चीजों के बारे में बात करता है। जैसे कि देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरे ऑल इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये कब से आया है? तो ये 1 जुलाई 1930 से आया हुआ है, ठीक है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसके ऊपर लगता है? ये मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है, यानी कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है क्या? नहीं सर, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ऑलराइट सर, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर बायर एंड सेलर के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस को पढ़ते हुए चलेंगे। सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। सर क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो बायर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बाय करता है गुड्स को, या जो एग्री करता है गुड्स को बाय करने का, उसे बायर बोला जाता है। क्या खतरनाक डेफिनेशन है। सर सेलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को सेल करता है या एग्री करता है सेल करने का, उसे सेलर बोला जाता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है सर ऐसे गुड्स जिसकी जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसकी मदद से गुड्स के टाइटल को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है, यानी कि गुड्स के ओनरशिप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। जैसे बिल ऑफ लीडिंग हो गया, जैसे डॉक वारंट हो गया, जैसे वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो गया, रेलवे रिसीट हो गया, मल्टी मोडल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो गया। ये सारी चीजें जो एज द प्रूफ ऑफ डिलीवरी के तौर पर काम आती है ना, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? हम लोग इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। हम लोग इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर ये लिस्ट जो है ना, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, मतलब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर जुड़ सकते हैं। एक बात बता दूं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में अपन ने ऊपर पढ़ा। एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर सर्टिफिकेट हुआ। अब शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि मान लो वो शेयर सर्टिफिकेट उड़ के, मेरे नाम का शेयर सर्टिफिकेट है, वो उड़ के अगर ये यश के पास भी आ जाता है बच्चों, तो मुझे एक बात बताइए, यश का उसका ओनर होने वाला है क्या? नहीं सर, यश उसका ओनर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ ये बताता है कि कौन ओनर है। क्या है बोलो बच्चों? कौन ओनर है, उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ऑलराइट सर, अगला मैं मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बात करूंगा। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है सर जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो। जो गुड्स को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है ना सर, अपन लोग उसे क्या बोलते हैं? अपन लोग उसे मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? अपन लोग उसे मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आने जा रही है हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एकदम खतरनाक रहने वाली है यहां पर। और देखो क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो सर हम लोग पढ़ रहे हैं 4th पॉइंट के बारे में, यानी कि अब हम लोग यहां पर गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों? गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं। एकदम बढ़िया तरीके से यहां पर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो 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 सर, आओ आओ आओ, सुनो मैं जो क्या कह रहा हूं अच्छे से ध्यान दीजिए यहां पर दोस्तों। हाँ, सुनो सुनो सुनो, आओ सुनिए। तो मैंने ये कहा सर ये गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या है? तो गुड्स का मतलब होता है यहां पर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, एक्शनेबल क्लेम हो गया, मनी हो गया, ये सारे के सारे गुड्स के केस में आते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, क्या कहा मैंने? बोलो। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोला जाता है सर। इसके अंदर स्टॉक एंड शेयर्स आते हैं, मतलब कि जो शेयर्स वगैरह अपन खरीदते हैं वो भी गुड्स होते हैं सर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या थिंग्स अटैच्ड टू या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर द सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन है, जमीन के ऊपर टिम्बर के लकड़े ग्रो हुए, तो मैं अगर आपको बेचूं टिम्बर के लकड़े, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको बेचने से पहले टिम्बर के लकड़े को काटूंगा, काट के उसको प्रॉपरली वुड लॉग में बनाऊंगा, मतलब वुड के इकट्ठे करूंगा चीजें, एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको क्या कर दूंगा? उसको बेच दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो बच्चों? मैं उसको आपको बेच दूंगा। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे इसे भी क्या गुड्स बोला जाता है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसे डेट्स जिसके ऊपर मैं कोई ना कोई एक्शन करके क्लेम कर सकता हूं अमाउंट को, उसे एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट भी गुड्स बनता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बनता है सर। और गुड्स के अंदर टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों चीजें आती है। क्या? 100% आती है, ठीक है। ऑलराइट सर, अब देखो यहां पर क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान देना। सुनो सुनो सुनो,
दोस्तों मैं अगर बात करूं ना, गुड्स के अलग अलग प्रकार की चीजें देके रखी है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स में और तीन प्रकार के गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स है, एसर्टेन गुड्स है और अनएसर्टेन गुड्स है। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो ओन या पजेस्ड है सेलर के द्वारा एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों बॉटल्स मेरे पास रखी हुई है, इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। अब आप आते हो दुकान पर, आप बोलते हो सर मुझे ये सिल्वर वाली बॉटल खरीदना, और मैं आपको ये सिल्वर वाली बॉटल बेचता हूं, इसे बोलता हूं मैं स्पेसिफिक गुड्स। जहां पर हमने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और एग्री कर लिया है, जिस समय हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं ना, उसी समय हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया और क्या कर लिया बोलो ना, सेल भी मैं कर रहा हूं, तो इसे स्पेसिफिक गुड्स कहा जाता है। दूसरा सिनेरियो होता है यहां पर एसर्टेन गुड्स का। सर ये एसर्टेन गुड्स क्या कहते हैं? एसर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे गोडाउन में बहुत सारी 1000 बॉटल्स रखी हुई है, अब आप मुझे बोलते हो सर मुझे 100 बॉटल खरीदना है, तो मैं 1000 में से 100 बॉटल्स को अलग करके रखता हूं, तो उन 100 बॉटल्स को जो अलग किया उसे एसर्टेन गुड्स कहा जाता है। अनएसर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है? वो जो 1000 बॉटल्स का लॉट पड़ा हुआ है ना, उसे हम लोग अनएसर्टेन गुड्स कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है? सर जिस जो गुड्स है अभी तक मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले होता है और उसके बाद ये गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है, इसे फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। जैसे कि रोल्स रॉयस होता है बच्चों की, इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर कि मैं ऑर्डर देता हूं उसके बाद गाड़ी बनती है या बनाई जाती है, तो उसे फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब होता है जिसका एक्विजिशन, कि ये गुड्स मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कोई ना कोई अनसर्टन इवेंट के ऊपर, तो उसे हम लोग कंटिंजेंट गुड्स का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते थे बोलो जल्दी से? कंटिंजेंट गुड्स का अपन लोग इसे नाम दे देते है। अब देखो, अब हम लोग डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। डिलीवरी तीन प्रकार की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। सर एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति गुड्स को फिजिकली डिलीवर कर देता है। जैसे आपको मैंने ये बॉटल बेचा, मैं आपको ये बॉटल दे रहा हूं, लेना, लेता क्यों नहीं, लेना लेना। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर आपको ये बॉटल दे रहा हूं, हाथों हाथ में आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो इसे एक्चुअल डिलीवरी बोला जाता है। दूसरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे मैंने आपको कार बेचा, तो मैं आपको कार उठा के दूंगा क्या? मैं बुलाऊंगा 10 आदमी को, आओ आओ चलो, एमवी सर तो एक उंगली पे उठा लेते बेटा, ऐसा कार है ना। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पर यार मैं एमवी, कभी यार लगता है मैं एमवी सर के कितने मजे लेता हूँ करके, है ना। किसी दिन उन्होंने बेटा मेरे क्लास की अगर क्लिपिंग्स निकाल के अलग कर दी ना, तो 3 घंटे की एग्जाम्पल सुनने के ऊपर मिल जाएंगे। वो मान हानि का केस ठोक देंगे मेरे ऊपर, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, है ना। जिस दिन उनको चोर भी बनाया हूं मैंने, उनको भेलपूरी भी 10 प्लेट खिलवा दिया मैंने, और भाई साहब क्या क्या हरकतें करवाया हूं मैंने, आप सोच के देखिए कभी कभार, है ना। अलग से मेरा हिसाब करेंगे बेटा वो वहां पर, है ना। आओ, तो मैंने क्या किया सुनो ना, मैंने क्या किया सुनो सुनो सुनो। मैं एमवी सर, मैं एमवी सर के मजे लेते रहता हूँ मेरे क्लास में, एमवी सर मेरे मजे रहते हैं उनके क्लास के अंदर। ये एग्जाम्पल में कुछ भी हुआ तो पेले वाई जी सर का नाम, है ना, बस चलते रहता हूँ। चलो आइए, देखो 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 मैंने क्या कहा। मैं दोस्तों अगर बात करूं आप लोगों के साथ, पहला हुआ एक्चुअल डिलीवरी के बारे में। दूसरा अगर मैं बात करूं ना कंस्ट्रक्टिव, नहीं, दूसरा सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं टोकन को। जैसे कार मैंने बेचा तो मैं कार उठा के नहीं देता, मैं आपको कार की चाबी देता हूं। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब सर जब हम लोग डिलीवर करते हैं गुड्स को बाय हैंडलिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट या डिलीवरी ऑर्डर, जब हम सामने वाले व्यक्ति को देते हैं, तो सर इसे हम लोग नाम देते हैं किसका? सिंबॉलिक डिलीवरी का। क्या बोला बोलो बच्चों? सिंबॉलिक डिलीवरी का। ठीक है, आइए तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या है? जैसे समझो फॉर एग्जांपल मैंने आलू उगाया बेटा, मैंने उस आलू को गोडाउन के अंदर रखा हूं। अब होता क्या है, मुझे इस आलू का खरीदार मिल गया, मान लो राहुल गांधी को आलू खरीदना है मुझसे। तो ऐसे केस के अंदर मुझे एक बात बताइए, मैं क्या राहुल गांधी को आलू बेच सकता हूं? क्या बेच सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गोडाउन कीपर से कहा कि मैं राहुल गांधी को आलू बेच रहा हूं। राहुल गांधी क्या करता है, आलू वाला बोल रहा हूं, गोडाउन कीपर को फोन करके बोलता है कि पहले तुम आईजी सर के बिहाफ में आलू को होल्ड करते थे, अब तुम मेरे बिहाफ में आलू को होल्ड करके रखो। इसका मतलब हम लोग इसे क्या कह देते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बोलो बच्चों? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब कि सर यहां पर डिलीवरी है ना, एक्नॉलेजमेंट से किया जाता है। जो गुड्स का पोजीशन है वो चेंज नहीं होता, वो पहले भी गोडाउन वाले के पास था, अब भी गोडाउन वाले के पास है, बट बस उसका ओनर है ना वो चेंज हो गया है। तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या? इसे हम लोग नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का। क्या नाम देते हैं बोलो बच्चों?
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, ठीक है। आ जाओ सर, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इन द गुड्स को प्रॉपर्टी कहा जाता है। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी। अब जैसे इस बॉटल के अंदर मेरी जनरल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या होता है कि इस बॉटल को तोड़ू फोड़ू फेंकू, आपको फेंक के मारू सिर के ऊपर आपके, ठीक है। जो चैट के अंदर बार बार पूछे पीडीएफ क्या है, तो उसको ऐसे दोनों बॉटल से उसके ऊपर ड्रम बजाऊं मैं, कुछ भी करूं मैं, तो ऐसे केस के अंदर ये कौन सी प्रॉपर्टी बोली जाती है? जनरल प्रॉपर्टी बोली जाती है। पर मुझे एक बात बताइए, स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कोई लोन लिया, तो मैंने अपने को उधारी, मान लो मैंने ये जो कड़ा है ना, ये आपके पास गिरवी रख दिया, तो आपकी इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी होगी कि आप इससे पैसा तभी वसूल कर पाओगे बच्चों, जब आप क्या कर पाओ, बोलो ना जल्दी से, जब आप यहां पर बोलिए ना, अरे तो यार क्या, पहले भी कितने बार मैंने बता दिया, फिर भी वो बार बार पीडीएफ 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 दे दो सर, अरे भाई क्या करेंगे पीडीएफ लेके, है ना, पढ़ना भी तो पड़ता है। चलो आओ, तो मैं अगर बात करूं तो सुनो ना, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था, तो आपकी यहाँ पर स्पेशल प्रॉपर्टी होंगी, जनरल प्रॉपर्टी मेरी मानी जाएंगी ना? हाँ सर मेरी मानी जाएंगी। अगला देखो, क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब होता है स्टेट या कंडीशन को क्वालिटी कहा जाता है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको बताइए, जिसकी लाइबिलिटी ग्रेटर देन असेट है। प्राइस का मतलब होता है मनी, ओ माय गॉड, मनी कंसिडरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? मनी कंसिडरेशन को हम लोग यहाँ पर प्राइस कहते हैं। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर। सर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, बोलो ना सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? क्या करना पड़ता है मतलब कि ये सारी चीज, जैसे कि कम से कम दो पार्टीज होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना वो मूवेबल गुड्स होना चाहिए, सर सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए, प्राइस कंसिडरेशन हमेशा पैसे में देना चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है यहाँ पर, मतलब विदाउट एनी कंडीशन भी हो सकता है और विद कंडीशन भी हो सकता है, और बाकी ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स भी मौजूद होना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद होना चाहिए। अब देखो क्या, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या डिफरेंस है? सेल में मैं आपको गुड्स बेचता हूं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरे पास 10 ग्राम सोना है, मैं वो ज्वेलर को देता हूं और मैं बोलता हूं मुझे एक रिंग बना के दो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा यहां पर कि सामने वाला जो ज्वेलर है ना, वो मुझसे बेटा गुड्स के पैसे चार्ज नहीं करेगा, वो मुझसे किसके पैसे चार्ज करेगा? वर्क एंड लेबर के पैसे चार्ज करेगा। किसके करेगा बोलो बच्चों? वर्क एंड लेबर के चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। क्या कहा जाता है बोलो ना? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाइए अगला देखो यहां पर क्या डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बाकी सब डिफरेंस तो पांच छत है, ठीक है ना। चलिए सर देखो क्या है यहाँ पर, आओ 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 सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, सुनिए ना। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम लोग सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। देखो सेल के अंदर है ना बच्चों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बायर को, पर एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर होना है, बट ये कोई फ्यूचर डेट के ऊपर ट्रांसफर होना है, या कुछ कंडीशन को फुलफिल करेंगे ना तब वो ट्रांसफर होना है। सर सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। सर जो सेल है ना, यहां पर सेल अगर हो जाता है तो सेलर बायर को केस कर सकता है प्राइस के लिए, पर अगर एग्रीमेंट टू सेल है ना, तो यहां पर मैं केवल और केवल सामने वाले से डैमेजेस मांग सकता हूं, बाकी कुछ चीजें नहीं कर सकता। सर सेल के अंदर अगर मान लो सब्सिक्वेंट लॉस या गुड्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर सेल के अंदर बर्डन ऑफ रिस्क जो है ना, वो बायर के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है बोलो बच्चों? बायर के ऊपर होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर रिस्क जो है ना, वो सेलर के ऊपर होता है। सर सेल से जस्ट इन रेम, जस्ट इन रेम का मतलब होता है यहां पर राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड क्रिएट होता है, पर से एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट के हम लोग राइट। जैसे मुझे एक बात बताइए, अगर आपने मैगी का पैकेट खरीदा है ना, तो पूरे दुनिया से आप लड़ सकते हो यहां पर और बोल सकते हो ये मैगी का पैकेट मेरा है और मैं इस मैगी के पैकेट का, पर एग्रीमेंट टू सेल में आप केवल और केवल एक पर्सन के अगेंस्ट जाकर आप यहां पर केस कर सकते हो, बाकी कुछ चीजें कर पाएंगे क्या? नहीं सर, बाकी कुछ चीजें यहां पर नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट सर अगला देखो क्या, अब मैं बात करूंगा सेल एंड हायर परचेज के डिफरेंस के बारे में। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? सेल एंड हायर परचेज के डिफरेंस के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। अब देखो क्या सर, ये सेल और हायर परचेज का मतलब क्या होता है? सर हायर परचेज के अंदर है ना,
मतलब आप ऐसा समझो, गाड़ी जो ईएमआई के ऊपर ली जाती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हायर परचेज। आप ऐसा समझो, इसका मतलब सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है सेल में, पर हायर परचेज में प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं होती। जब मैं आखिरी ईएमआई का ट्रांजैक्शन पे करूंगा ना, तब पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास आने वाली है। सर सेल के अंदर जो बायर है ना, वो ओनर बन जाता है, पर हायर परचेज में ये जस्ट एक हायरर के तौर पर होता है। सर बायर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, लेकिन हायर परचेजर के पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी ईएमआई का डिफॉल्ट करता है या वो बीच में टर्मिनेट कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट को? बिल्कुल कर सकता है। सर सेल में बायर के पास गुड टाइटल ट्रांसफर होता है, पर हायरर के पास टाइटल मिलता है क्या? नहीं सर, नहीं मिलता है। सर बायर क्या गुड्स को रीसेल कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हायर परचेसर नहीं कर सकता। सर सेल के अंदर जितनी भी रिस्क होती है ना लॉस की, ये ट्रांसफर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस के अंदर सेलर उस नुकसान को उठाता है, पर हायर परचेज के अंदर ओनर के पास ऐसी कोई रिस्क नहीं होती। क्योंकि अगर उसके अंदर मान लो जो परचेसर है वो, अगर यहां पर जो बेसिकली बायर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो भी गया तो ओनरशिप तो हायरर के पास ही है, तो वो कभी भी गुड्स को उठा के लेके जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकता है सर, ऐसा यहां पर बोल रखा है। ऑलराइट सर, अब सेल एंड बेलमेंट के बारे में बताएंगे। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके घर की इस्त्री बिगड़ चुकी है, तो आप बाजू वाले की घर की इस्त्री को लाके यूज करेंगे और उसके बाद वापस कर देंगे। समझे आप बात को? तो आयन अगर आपकी खराब हो गई या गाड़ी आपकी खराब हो गई, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? गाड़ी को यूज करके वापस कर देंगे, इसे बेलमेंट कहते हैं। तो सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पर बेलमेंट में ओनरशिप नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा सर, ओके। अब मुझे जरा एक बात बताइए ना, सुनो ना, मुझे जरा एक बात बताइए यहां पर, ये पीयूष क्या है? एवरी नोट कैरीज डेजर्ट हार्टबीट। भाई क्या हो गया पीयूष? कुछ सदमा उदमा लगाया क्या बेटा? क्या आते आते क्या बारिश ज्यादा गिर गई, कान में पानी घुस गया क्या? चलो आओ यहां पर ध्यान दो, अगला देखो क्या। अब रिटर्न ऑफ द गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल में पॉसिबल नहीं है, पर बेलमेंट के अंदर तो आपको गुड्स को रिटर्न करना पड़ता है। सर सेल के अंदर कंसिडरेशन प्राइस में होता है, पर जरूरी नहीं है बेलमेंट के अंदर आपको कंसिडरेशन मिले। जैसे कि नॉन ग्रेटिट्यूअस, अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है नॉन वॉलंटरी, उसमें पैसा देना पड़ता है, बट ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के अंदर आपको क्या पैसा देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। चले क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? क्या बोल दो ना जल्दी से। यस सर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैसे बनाया जाता है, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। सर ऑफर देते हैं, ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, फिर डिलीवरी गुड्स की तुरंत दी जा सकती है, या हो सकता है पेमेंट आपको तुरंत दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट दोनों फ्यूचर हो, या ऐसा हो सकता है डिलीवरी अभी पेमेंट बाद में, या पेमेंट अभी डिलीवरी बाद में। ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिलीवरी के बना के यहां पर ये लोग दे सकते है। ऑलराइट सर, अब देखो काफी इंपॉर्टेंट सर, प्राइस कैसे एसर्टेन किया जाता है? तो जो यहां पर मान लो मैं अगर आपको गुड्स को सेल कर रहा हूं, तो प्राइस कैसे डिसाइड होंगी? तो आप और मैं फिक्स करेंगे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होगा, या कॉन्ट्रैक्ट में मैनर डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से डिटरमाइन। जैसे मैंने आपको बोला 40 रुपए किलो, अब क्या होगा, जितना भी आप बोरी में सामान भरोगे उसका जितना भी वजन होगा इंटू 40 कर दूंगा मैं, तो उतना प्राइस होने वाला है। और तीसरा, कोर्स ऑफ डीलिंग के बीच में भी डिसाइड हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हो कि ऑयल के केस में क्या होता है कि मैं जिस दिन ऑयल को बाय करता हूं ना बच्चों, ध्यान रखना, मैं जिस दिन ऑयल को बाय करता हूं, मैंने जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया उस दिन का प्राइस मिलता है मुझे ऑयल के केस के अंदर। तो इसे बोला जाता है जो कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब इतने समय से जो पार्टीज आपस में डील कर रही है ना, तो उनके बीच में क्या डिसाइड है, ऐसा यहां पर कहते हैं। ऑलराइट सर, फिर आता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। सर जहां पर एग्रीमेंट टू सेल है, जिसके अंदर प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्यूज मी, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, और हम लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मुझे एक बात बताओ, जो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो प्राइस है ना बच्चों, ये मैंने बोल के रखा हूं कि तेजस सर डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे बोलो? तेजस सर डिटरमाइन करेंगे। तो ऐसे केस में अगर तेजस सर इस प्राइस को डिटरमाइन नहीं करते हैं, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर मैंने आपको गुड्स दे चुका हूं, ठीक है,
और तेजस सर अभी तक प्राइस को डिटरमाइन नहीं किया है और वो आगे नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपसे रीजनेबल प्राइस को क्लेम कर सकता हूं। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तेजस सर को मैं रोकता हूं प्राइस क्लेम करने से तो आप मुझसे डैमेजेस ले पाएंगे, या आप तेजस सर को रोकते हो बच्चों प्राइस कैलकुलेट करने से तो मैं आपसे डैमेजेस ले पाऊंगा। समझे क्या मतलब? जो पार्टी तेजस सर को रोकेगा वैल्यूएशन करने से, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी होंगी वो क्या कर पाएंगी? उस पार्टी से क्लेम कर पाएंगी। क्या कर पाएंगी बोलो बच्चों? उस पार्टी से क्लेम कर पाएंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बनाएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? क्विकली क्विकली बोलो, जल्दी से बोलो, क्या आपको चीजें रिकॉल हो रही है क्या? आपको पूरी चीजें आज मैं रिकॉल करवा के दे दूंगा, कल आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो बढ़िया सी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना? जो लोग ज्ञान आके दे रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वीडियो देखने से लर्न नहीं होगा ढोकले, अभी तो समय भी नहीं है लर्न करने का। गेल सब पे हो तुम, है ना? जो अभी लर्न कर रहे हो, लर्न तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, ये तो अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना उसको ब्रश अप कर रहे हैं। आज और कल में कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, आज और कल में तो सिर्फ रिवीजन होता है। जो पढ़ चुका है उसको दोबारा बस रिकॉल करते हैं फ्रेश करके। वाह रे वाह, है ना? बहुत ही खतरनाक पगलू हो तुम, ठीक है? आओ चलो अब ध्यान दो यहाँ पर, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलूंगा। यहाँ पर सुनो सुनो सुनो, देखो क्या, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बोलो ना बोलो ना बोलो ना। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से मुझे? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में, ठीक है ना? आइए सर सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखो पहला, सर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? मतलब मेरे और आपके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो अपना कौन से बेसिस के ऊपर, कौन से चीज के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो देखो, अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड्स के रिलेटेड हो सकता है। तो इसका मतलब इनका कहना है कि सर कोई भी एग्जिस्टिंग गुड्स हो, कोई भी फ्यूचर गुड्स हो, या कोई भी कंटिंजेंट गुड्स हो, क्या हो बोलो बच्चों? कंटिंजेंट गुड्स हो, इन सारे बेसिस के ये सारे गुड्स, ये सारे गुड्स के टाइप्स आपके क्या हो सकते हैं बच्चों? सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। लेकिन अब ये दोनों पॉइंट में समझना, सर आज आपने एग्रीमेंट टू सेल बनाया और कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले बच्चों गुड्स अगर आपके खराब हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, तो इन दोनों केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही अगर गुड्स पेरिश हो गए तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई फ्यूचर गुड्स पेरिश हो गया है तो इस सिचुएशन के अंदर ये तो सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी हो जाएंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट, अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाने वाला है? यहां पर वॉइड हो जाने वाला है। सर इसका मतलब मैंने आज 16 तारीख को आपसे वादा किया कि 24 तारीख को मैं आपको क्या बेचूंगा? मैं आपको सीताफल बेचूंगा। अब वो सीताफल मान लो पूरे के पूरे सड़ जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर मैं बोलूंगा यहां पर 24 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये एग्रीमेंट यहां पर वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? एग्रीमेंट यहां पर वॉइड हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो यहाँ पर अपना क्या कंप्लीट होता है? यहाँ पर अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलो अब हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। 1 मिनट रुकेंगे, पानी पियेंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे हल्ला बोल करेंगे, ठीक है? यूनिट नंबर 4 ज्यादा बड़ा नहीं है, यूनिट नंबर 2 है ना, 3 थोड़ा सा बड़ा है और ये 2 तो काफी इजी भी है और मतलब एक प्रकार से छोटा भी है, दोनों चीजें। चलो 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 सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर चालू करने वाले हैं किससे रिलेटेड? बोलिए ना। अब हम लोग, हाँ बस थोड़ा सा खतरनाक हो गया है भाई, अभी तो आधा ही हुआ है सेशन, अभी तो और बचा हुआ है बहुत सा। अभी और 4 घंटे हुए, 4 घंटे बचे, है ना? यस। चलिए, होप सो आप सभी लोगों का एकदम बढ़िया रिवीजन चल रहा हो, मजा आ रहा हो आप लोगों को। इसके बाद कौन सा कराओगे? सम्यक एक ही एक्ट बचा है ढोकले, है ना? इसके बाद एक ही बचा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। आप बोलो तो इंटर भी जोड़ देता हूँ इसके अंदर। खेल सब पे हो गया सम्यक तुम? हाँ, कुछ हुआ है क्या? आज हादसा हुआ है क्या कुछ आपके साथ? फिर चलिए, आओ आओ आओ, ध्यान देना।
सुनो दोस्तों, मैं अभी आपको यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। एक बात का ध्यान रखना, ये यूनिट के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, सोगा के ऊपर सवाल है, तो यूनिट नंबर 2 एकदम आना ही आना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एकदम बढ़िया से सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो 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 दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पर। क्या सर, अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या, देखो स्टिपुलेशन एज टू द टाइम। एक बात बता दूं मैं आपको कि टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस, ये कोई स्टिपुलेशन नहीं होता बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसका मतलब क्या कि मैं अगर आपको गुड्स बेचूं तो आपने मुझे टाइम पर पेमेंट देना ही चाहिए, ऐसी एज सच कोई कंडीशन नहीं होती, ऐसी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसा यहां पर पहला पॉइंट कह रहा है, ठीक है ना। दूसरा आता है कंडीशन एंड वारंटीज। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है समझो, कंडीशन का मतलब होता है ऐसा स्टिपुलेशन जो असेंशियल होता है फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ब्रीच से क्या होता है बच्चों, जिसके ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट आप रिप्यूडिएट कर सकते हो। जैसे मान लो आप मेरे दुकान पर आए दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको ये फोन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, इसका कैमरा अच्छा है, इसकी स्क्रीन अच्छी है, इसका कलर अच्छा है, ये फोन सुमसुम कंपनी का है। अब आपको क्या हुआ, अब आपको कैमरा पसंद आ गया और उसकी मदद से अब आप फोन खरीद रहे हो। क्या कहा मैंने, बोलो, क्योंकि आपको कैमरा पसंद आया है तो इसलिए अब आप ये फोन खरीद रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि ये जो कैमरा वाले कंडीशन, इसे हम लोग कंडीशन बोलेंगे। मतलब कल चल के अगर कैमरा में कुछ भी गड़बड़ हुआ या जो मैंने बोला था वो चीज सही नहीं निकली तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाएंगे क्या, हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाएंगे। इसे कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, इसे कंडीशन कहा जाता है, इसका यह मतलब हुआ। दूसरा होता है वारंटी। अब मैंने तो आपको बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन किए थे, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो जिसके कारण आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, इट इज एन कंडीशन। पर बाकी जितने भी रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे वारंटी कहते हैं। और अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो मुझे एक बात बताइए, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं। आप क्या क्लेम कर सकते हैं, कम ऑन एवरीवन इन द चैट सेक्शन, आप क्या क्लेम कर सकते हैं मुझसे, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्या क्लेम कर सकते हैं बोलो जल्दी से मुझे, आप यहां पर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है स्माइली मिलके, एनी फ्री फायर प्लेयर, बेटा आईसीआई को आईसीआई डालेगा ना, इन आईसीआई इन डालेगा, आईसीआई फ्री फायर ही कर रहा है बेटा आपके साथ। जो अभी है ना, अभी जो आने वाले आइए जो 6 दिन है ना, वो फ्री फायर ही खेलेंगे आपके साथ, ठीक है। आइए अगला देखो क्या, चलो क्या नेक्स्ट मैं बात करूंगा व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी के बारे में। मतलब 4 ऐसी चीजें हैं बच्चों जिसके अंदर हम लोग कंडीशन को वारंटी की तरह मानते हैं। क्या मानते हैं बोलो बच्चों, कंडीशन को वारंटी की तरह मानते हैं। अब सबसे पहला देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, वॉलेंट्री वेवर बाय द बायर। मतलब क्या, जहां पर बायर ने, सुनो ना, जहां पर बायर ने वॉलेंट्री वेव कर दिया है, बायर ने बोल दिया है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ना, बायर ने बोल दिया है कि नहीं नहीं मैं इसको कंडीशन का ब्रीच नहीं मानूंगा, आप मुझे डैमेजेस दे दो, मुझे फोन तो ये यूज करना है। जैसे देखो मान लो इस फोन का कैमरा खराब निकला बट आपको फोन बड़ा पसंद आ गया, तो आप क्या बोल रहे हो, सर ये जो कैमरा खराब निकला है ना उसके मुझे पैसे दे दो, बाकी मुझे फोन वोन को एक्सचेंज नहीं करना है करके, पहला पॉइंट। दूसरा क्लेम, देखो उसी पॉइंट से निकल के आता है क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रिप्यूडिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बायर जो है ना वो सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं कर रहा है। सर मान लो यहां पर किसी कोई कंडीशन की फुलफिलमेंट अगर एक्सक्यूज की गई है लॉ के द्वारा, किससे बोलो बच्चों, लॉ के द्वारा एक्सक्यूज की गई है, तो इसे यहां पर बोला गया है कि सर यहां पर भी अगेन ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं। और इसके अलावा वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, नॉन सेवरेबल का मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, तो बायर तो और बायर ने एक्सेप्ट किया है एक तो होल ऑफ गुड्स और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ समझो, आपने मुझे पाइनएप्पल केक का ऑर्डर दिया था, मैंने आपको चॉकलेट केक दे दिया, अब आपने एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया, तो आप मुझे केक को वापस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि जितना बैड वर्क है ना आप उसका डिडक्शन मेरे इससे कर सकते हो, क्या बिंदास बिंदास कर सकते हो। सर इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट सर, अब मैं बढ़ूंगा आगे इंप्लाइड कंडीशन।
सारी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी और एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर। तीनों टॉपिक भयंकर वाले इंपॉर्टेंट, ए प्लस 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 वाली कैटेगरी है, ठीक है। चलो सबसे पहला इंप्लाइड कंडीशन, पहला होता है कंडीशन एज टू टाइटल। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूं बेटा, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये वाला मोबाइल बेच रहा हूं, तो मुझे बताइए क्या मेरे पास इसकी ओनरशिप होंगी तभी मैं आपको मोबाइल बेच पाऊंगा ना। अगर मेरे पास ही इसका टाइटल नहीं है, मेरे पास ही इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या मैं आपको मोबाइल बेच पाऊंगा क्या? नहीं सर, आप इसको मोबाइल नहीं बेच पाओगे। इसे बोला जाता है इंप्लाइड कंडीशन हैज राइट, मतलब इसमें बोल रहा है कि सेलर शुड हैव राइट टू सेल द गुड्स, मतलब मेरे पास राइट होना चाहिए गुड्स को बेचने का। क्या कहा मैंने, बोलो, मेरे पास राइट होना चाहिए गुड्स को बेचने का। अगर मेरे पास ही राइट नहीं है, मेरा ही टाइटल डिफेक्टिव है, तो सामने वाला व्यक्ति बायर क्या कर सकता है, गुड्स को रिटर्न करेगा ट्रू ओनर को और रिकवर करेगा प्राइस को सेलर से। जैसे देखो, ये मान लीजिए ये है पीपी सर का फोन, मैंने ये फोन आपको बेच दिया, तो पीपी सर आपसे फोन ले पाएंगे और आपने जो मुझे पैसा दिया है ना, वो आप मुझसे क्लेम कर पाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर पाओगे। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आप जाते हो दुकान में, आप कहते हो भैया मुझे 100% कॉटन कपड़े वाला टी शर्ट देना करके, सामने वाले ने आपको क्या कर दिया बेटा, मिक्सचर वाला 50% कॉटन और 50% अदर मटेरियल का मिक्स करके आपको टी शर्ट दिखाए। अब मुझे एक बात बताइए, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर आपने यहां पर डिस्क्रिप्शन कहा था गुड्स का, और डिस्क्रिप्शन से गुड्स कंप्लाई करने चाहिए, नहीं करते हैं तो मैं बोलूंगा आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, एक और बात क्या है, सुन लो ना, सुनो ना मेरी बात को, तो सुनो अभी मैं जो कह रहा हूं। मैं एक और बात जो बता रहा हूं वो ये है कि मान लो आप दुकान पर जाते हो, आप कहते हो भैया क्या आपके स्वीट्स फ्रेश है क्या? भैया कहते हैं हाँ मेरे पूरे स्वीट्स यहाँ पर फ्रेश है। तो ये जो फ्रेश स्वीट है ना, अगेन मैं बोलूंगा ये डिस्क्रिप्शन है बच्चों गुड्स का। मतलब कि अगर सामने वाले ने आपको बासी स्वीट दिया, अच्छे स्वीट है पर बासी स्वीट है, 2 दिन पुराने है, तो मैं बोलूंगा अगेन यहाँ पर क्या सर, ये सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोल रखा है। तीसरा देखो, सेल बाय सैंपल के बारे में बात करूंगा। अब देखो सेल बाय सैंपल का मतलब क्या होता है, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो। सेल बाय सैंपल का ये मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में, सम्यक के बारे में अपन लोग बात करेंगे। ये जो सम्यक है ना, सम्यक की मम्मी कहते हैं क्या फालतू पढ़ाई का ढोंग कर रहा है करके, जा जल्दी से लेके चावल लेके आ करके, जा मार्केट में जा पट से चावल लेके आ। अब सम्यक जाता है मार्केट में चावल लाने के लिए, यहाँ पर ए बी और सी ऐसे 3 अलग अलग बच्चों क्या अलग अलग ब्रांड्स के चावल रखे हुए हैं। सम्यक को ये बी कलर का जो ब्रांड है ना, या ये बी कलर बोल रहा हूँ, बी नाम का जो ब्रांड है ना पसंद आ जाता है, मान लो बासमती राइस। तो ऐसे केस के अंदर सम्यक ने उसके सैंपल को चेक किया और बोला कि मुझे यही वाला राइस चाहिए। तो मुझे बताइए, सेलर जब गोनी देगा बेटा राइस की, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? सर ये मुझे हमें सर ऐसा लगता है कि ये जो सैंपल से जो आपको बल्क मिला ना, वो सैंपल से मैच होना चाहिए। सर इसके बाद सम्यक के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए उसको कंपेयर करने की कि बल्क और सैंपल सेम है क्या। और इसके अलावा कोई भी ये जो गुड्स है ना, ये फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट होने चाहिए। मतलब ऐसे डिफेक्ट जो गुड्स को अनमर्चेंटेबल बना रहे हैं वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए, हिडन डिफेक्ट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन? ये काफी इंपॉर्टेंट है सेल बाय सैंपल। अब मैं सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सम्यक बोला कि मुझे बासमती राइस दो, बासमती राइस इज एन डिस्क्रिप्शन, पर उसमें भी ए बी और सी 3 अलग अलग क्वालिटी ऑफ राइस थे। अब सम्यक को ए क्वालिटी का राइस पसंद आया, तो मुझे बताइए दुकानदार ने क्या करना चाहिए, बासमती राइस का ए क्वालिटी वाला ही राइस देना चाहिए। क्या वो बी क्वालिटी दे सकता है क्या? नहीं। क्या वो काली मूंछ वाले चावल कोई दूसरे ब्रांड के चावल दे सकता है क्या? नहीं सर, नहीं दे सकता। ऑलराइट सर, अगला कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। देखो क्या, मान लो मुझे ना कोई गुड्स खरीदना था, बट मैंने गुड्स खरीदने के लिए ना मैंने क्या किया, सेलर्स के ऊपर भरोसा किया, मैंने सेलर के ऊपर ट्रस्ट किया, उसके नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली मैंने गुड्स को खरीदा। तो ऐसे केस के अंदर अगर वो गुड्स फिट नहीं बैठते मेरे पर्पस के लिए, तो मैं उस गुड्स को अवॉइड कर पाऊंगा। एक एग्जांपल आपको देता हूं।
मुझे यूनिफॉर्म बनाना था अपने एम्प्लॉयज के लिए, मैं जाता हूं किसी कपड़े वाले के पास, उसको कहता हूं भैया कपड़ा दे दो यूनिफॉर्म के लिए, वो मुझे कपड़ा तो देता है बट वो कपड़ा सूटेबल होता है कैप या जूते बनाने के लिए, तो इस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं। सर क्यों मैं अवॉइड कर सकता हूं? क्योंकि समझो ना, मैंने तो बायर ने सेलर को बताया अपने पर्पस के बारे में और उसके स्किल्स एंड जजमेंट के ऊपर भरोसा किया, जिसके बेसिस पर जो बेस्ट गुड्स है ना वो सामने वाले ने सप्लाई करना चाहिए, और अगर उसने सप्लाई नहीं किया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करूंगा। मतलब तीन चीजें देखो, मैंने सामने वाले को पर्पस बताना चाहिए, उसके स्किल्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति उस डिस्क्रिप्शन में डील करना चाहिए, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को मैं अवॉइड कर सकता हूं। अदरवाइज क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं अवॉइड नहीं कर सकता। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डन डना डन डन, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अगला कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि गुड्स के अंदर सर गुड्स प्रॉपर क्वालिटी के होने चाहिए। आपने फोन खरीदा बट टच काम नहीं कर रहा उसका, तो टच स्क्रीन फोन में टच ही काम नहीं करेगा तो क्या फायदा? मतलब वो गुड्स मर्चेंटेबल नहीं है। मर्चेंटेबल का मतलब होता है कि वो रीसेलेबल होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए जिस डिस्क्रिप्शन से आपने गुड्स को खरीदा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार खरीदा हो बच्चों, फॉर एग्जांपल हिली एरियाज के लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था और सामने वाले व्यक्ति ने भलता ही कोई प्रोडक्ट चिपका दिया मेरे को, तो मैं बोलूंगा ये गुड्स मर्चेंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अपना रीजन बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मुझे गुड्स देना था, पर भलता ही कोई चीज को दे दिया तो ये चीज वैलिड नहीं होती है। अगला देखो क्या, कंडीशन एज टू होलसमनेस। इसका मतलब होता है कि जो भी कंज्यूमेबल्स होते हैं ना वो एकदम वैलिड होने चाहिए। ईटेबल्स प्रोविजंस को लेके आपकी जितनी भी कमोडिटीज होती है वो सही होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंप्लाइड वारंटीज के बारे में। पहला, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। ये कंडीशन एज टू टाइटल जैसा है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को गुड्स बेचता हूं ना तो उसको कोई भी दूसरा पर्सन आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसके पोजीशन को। अगर करता है तो मुझे उसके लिए उसको डैमेजेस देना पड़ेगा। ध्यान रखना, ऊपर जो अपन ने वारंटी था तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाता है। वो ऊपर जो था वो कंडीशन था तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाता है। पर वारंटीज के अंदर मैं यहां पर क्या क्लेम कर सकता हूं? डैमेजेस को क्लेम कर सकता हूं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पोजीशन डिस्टर्ब होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी होगा एज इट इज कंडीशन ऑफ वारंटी। मतलब कंडीशन भी ब्रीच हो रहा है और वारंटी भी ब्रीच हो रहा है, मतलब डैमेजेस भी पे होगा। दूसरा, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। अगर मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूं तो उसके ऊपर किसी और का चार्ज या इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, किसी और का हकदार नहीं होना चाहिए वो उस गुड्स का। जैसे कि मान लो ये फोन की ओनरशिप अगर पीपी सर के पास है, किसके पास है बोलो बच्चों? पीपी सर के पास है, तो क्या मैं इस फोन को एमवी सर को बेच सकता हूं क्या? नहीं बेच सकता। अगर मैं बेचता भी हूं तो एमवी सर कॉन्ट्रैक्ट का अवॉइड होगा, मतलब वो डैमेजेस और ये प्राइस दोनों मुझसे क्लेम करेंगे। सर फिर कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। इसका मतलब होता है कि सर गुड्स अगर मैंने कोई क्वालिटी एंड फिटनेस के अनुसार सेलर्स के स्किल के ऊपर भरोसा करके डील किया, अब मुझे गुड्स अगर खराब चिपका दिए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को भी अवॉइड करूंगा और मैं डैमेजेस भी क्लेम करूंगा। देखो मैंने जो 3 पॉइंट अभी आपको बताया ना, ये तीनों पॉइंट है ना कंडीशन में भी कवर्ड है और वारंटीज में भी कवर्ड है। मतलब ये तीनों केस में कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉइड होगा और डैमेजेस भी क्लेम होंगे, ऐसा यहां पर बोल रखा है। अब चौथा देखो क्या, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। आप कभी देखना ये जितने भी, जैसे मान लो फर्टिलाइजर्स की शॉप में आप जाओगे तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर लिखा होता है पॉइजनस कंटेंट या स्टे अवे फ्रॉम या कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, या ऐसा बोला जाता है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। मिठाई के केस में बोला जाता है, मतलब वो डेंजरस नेचर के बारे में बात कर रहा है। आपने मिठाई को लाके पानी में रख दिया, बेटा क्या टिकेगा वो, आप सोच के देखो। तो ऐसे केस के अंदर जो भी डिस्क्लोजर नेचर, जो भी डेंजरस नेचर होता है ना गुड्स को, उसको आपने डिस्क्लोज करना चाहिए। नहीं करोगे और सामने वाले पार्टी को नुकसान हो गया तो आपको डैमेजेस को पे करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर होलसमनेस का कब लगेगा बेटा? होलसमनेस में स्वीट वाले केस में, अगर मान लो स्वीट खराब हो चुके हैं आपके, ठीक है ना, खराब हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, उस केस में होलसमनेस वाला लगता है फिर, ठीक है। ऑलराइट सर, चलो आ जाओ अगला। चलो आगे बढ़े क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े क्या? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, क्या हम लोग आगे बढ़े क्या? दोनों चैनल वाले एकदम परफेक्ट है,
सीए इंद्रेश गांधी चैनल और अल्टीमेट सीए वाले चैनल दोनों एकदम परफेक्ट परफेक्ट। यस, अल्टीमेट सीए के ऊपर बस ये सोगा करके अपन लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर सारे लोग शिफ्ट हो जाना सीए इंद्रेश गांधी वाले चैनल के ऊपर ही, ठीक है ना। चलिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बढ़िया से। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कैविट एम्प्टर के बारे में। सर ये कैविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? कैविट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। इनका कहना है भैया अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि गुड्स आपके पर्पस के लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता है करके आप उसके लिए डिटरमाइन करो। सेलर इन नो वे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइस, मतलब इसका मतलब अच्छी चॉइस तो आपकी जीत, खराब चॉइस तो आपकी हार। इसे बोला जाता है कैविट एम्प्टर, ठीक है। लेकिन कैविट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन आपने पढ़ा हुआ है, क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर यूज। इसका कहना है कि जब बायर सेलर को अपने यूज के बारे में बताता है और वो सेलर के स्किल्स के ऊपर भरोसा करता है और उसके बेसिस के ऊपर वो गुड्स को खरीदता है, तो इस सिचुएशन में कैविट एम्प्टर नहीं लगता। दूसरा, गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। अगर मैंने गुड्स को खरीदा तब सब कुछ थे बट वो मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं थे, उसके अंदर लेटेंट डिफेक्ट छुपा हुआ था, खराब चीजें उसके अंदर थी, तो ऐसे केस के अंदर आप ये नहीं बोल सकते लेट द बायर बीवेयर करके, ठीक है। सर मैंने गुड्स को सैंपल से खरीदा था पर वो सैंपल से करस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप लेट द बायर बीवेयर नहीं बोल सकते। सर मैंने गुड्स को डिस्क्रिप्शन से खरीदा था पर वो डिस्क्रिप्शन का नहीं था, आप लेट द बायर बीवेयर नहीं बोल सकते। सर मैंने गुड्स को सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से खरीदा था, मतलब वो काली मूची होना चाहिए या वो बासमती राइस होना चाहिए ए क्वालिटी के, तो दोनों चीजें वो मैच नहीं कर रही है, मतलब आप लेट द बायर बीवेयर नहीं बोल सकते। इसके अलावा अब देखो क्या, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। अब आप समझना, जैसे देखो मैं जाता हूं बेटा यहां पर दुकान पर और मैं कहता हूं मुझे हल्दीराम की आलू भुजिया चाहिए। अब सामने वाले ने मुझे हल्दीराम की आलू भुजिया दिया है बेटा, यहां पर क्या दिया है बोलो? हल्दीराम की आलू भुजिया दिया है। या मान लो मैं उससे हल्दीराम की मांग रहा हूं पर वो है ना मेरे को बीकाजी की आलू भुजिया दे रहा है, तो ऐसे केस के अंदर मैं लेट द बायर बीवेयर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपने अलग अलग दिया है। बोलेगा नहीं नहीं दोनों सेम है भैया, तुम ऐसे सेम है करके मुझे चिपका सकते हो क्या कोई भी माल? नहीं सर नहीं चिपका सकते, इस बात का ध्यान रखना। इसे बोला जाता है जब मैं पेटेंट या ब्रांड नेम से गुड्स को खरीद रहा हूं। मैं अगर नेचुरल्स की आइसक्रीम खरीद रहा हूं तो सामने वाला मुझे एनआईसी की आइसक्रीम्स नहीं बेच सकता, उसे मुझे नेचुरल्स की ही आइसक्रीम देना पड़ेगा। क्या? हाँ सर नेचुरल्स की ही आइसक्रीम देना पड़ेगा, आप लेट द बायर बीवेयर इसमें नहीं बोल सकते। अगला, ट्रेड यूसेज। ट्रेड यूसेज का मतलब होता है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गुड्स का कोई एक पर्टिकुलर पर्पस है और गुड्स अगर वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप ये नहीं बोलोगे लेट द बाय। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये माइक खरीदा, तो मैं ये माइक खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है इससे आवाज अच्छी होनी चाहिए, पर इससे आवाज और बेकार जा रही है आपको, तो आप माइक वाले कंपनी बोल रहे कि लेट द बायर बीवेयर। जैसे शोर का माइक है तो शोर वाला कंपनी वाला बोल रहा है तुम्हारी गलती है भैया, तुम बीवेयर होने चाहिए थे, ऐसा वो नहीं बोल सकता, क्योंकि सर माइक का काम ही है कि मेरी आवाज आप तक बढ़िया से पहुंचनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको बात है? तो इसे क्या बोला जाता है बोलो ना सर? इसे हम लोग नाम देते हैं ट्रेड यूसेज का। अब देखो, सेलर अगर एक्टिवली कंसील करता है डिफेक्ट या गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब क्या करता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो स्क्रीन टूट गई थी फोन के, अब मैंने क्या किया इसके ऊपर डुप्लीकेट स्क्रीन लगाया और मैंने इस फोन को आपको बेच दिया, मैंने इस फोन को आपको बेच दिया। तो ऐसे केस के अंदर मैंने एक्टिवली कंसील, मतलब मैंने जानबूझ के छुपाया, मैंने फ्रॉड किया आपके साथ, तो मैं ये नहीं बोल सकता लेट द बायर बीवेयर और कोई टेंशन की बात नहीं है करके। नहीं, ऐसा नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो क्या? हाँ बिंदास बिंदास आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाएंगे। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करा पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? बोलो ना बोलो ना बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? यहाँ पर अपना यूनिट 2 होता है फिनिश, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद अपन लोग यहाँ पर चलो, जिन लोगों का मान लो जिनको नींद वींद आ रही है अब सो जाना, आप कल सुबह कंटिन्यू कर लेना है ना। हम तो अभी पूरा कंटिन्यू करेंगे, सोगा के बाद इंडियन काउंटर अटैक करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग सोने वाले हैं, ठीक है? चलो।
चलो आ जाओ एकदम बढ़िया से, और अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले यूनिट को। यूनिट का नाम क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर यूनिट का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कब एक गुड्स के अंदर की ओनरशिप ट्रांसफर होती है और कब उसे डिलीवर किया जाता है। डिलीवर का मतलब, डिलीवरी का मतलब आपको पता है, जब भी अपन अमेजोन से कोई भी सामान बुलवाते हैं तो आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज आता है, या हम लोग जोमेटो या स्विगी से कोई भी चीज का ऑर्डर करता है तो वो आउट फॉर डिलीवरी होता है। मतलब बेसिकली सामान आप तक पहुंचाने का काम करता है। सामान है ही आपका, आपने खरीद रखा है उसको, लेकिन वो आप तक पहुंचाने का काम करता है, उसे डिलीवरी कहा जाता है। तो डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन को ट्रांसफर करना। देखो ओनरशिप का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो माउस है ना, ये माउस के अंदर की प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी प्रॉपर्टी है बच्चों। मैं इस माउस का ओनर हूं। मैं इस माउस को अगर कुछ भी हो जाता है तो नुकसान किसका होने वाला है, नुकसान मेरा होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे राजा, हम लोग ये बोलेंगे कि ओनरशिप इस माउस की आईजी सर के पास है, मेरे पास है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब देखो क्या, अब यहां पर बोल के रखा है कि प्राइमा फेसिए रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अगर मैं इसकी ओनरशिप आपको देता हूं तो ऐसे केस में लॉस किसका होगा, आपका। रिस्क आपकी होंगे, मतलब अगर इसका नुकसान हुआ तो आपका नुकसान। अब देखो क्या, इन केस वेयर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, तो burden of loss will be borne by the person who is owner at the time when goods are lost या डैमेज। मतलब बोल के रखा है कि जिस समय गुड्स लॉस या डैमेज होता है उस समय कौन है भैया एक्चुअल में ओनर, वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति नुकसान को बेयर करता है। क्या करता है बोलो बच्चों, वो व्यक्ति नुकसान को बेयर करता है। ऑलराइट सर। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ओनरशिप यहां पर ट्रांसफर होने वाली है। तो देखो जैसे एक व्यक्ति, जैसे सेलर यहां पर गुड्स बायर को सोल्ड करता है, क्या कहा मैंने बोलो, सेलर यहां पर गुड्स बायर को सोल्ड करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि जो गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी है ना, ये बायर के पास चले जाती है। अब ये एक बात ध्यान रखना, दो फैक्टर्स के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स और दूसरा क्या बोल के रखा है, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करना दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है गुड्स को आइडेंटिफाई होना चाहिए, मतलब कि अगर सेल यहां पर अनएसर्टेन गुड्स का है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाते। मतलब गुड्स को, अगर आपको गुड्स के अंदर की ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो प्रॉपर्टी एसर्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी ओनरशिप स्पेसिफिक और एसर्टेन होना जरूरी है ना, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो यहां पर क्या, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के बारे में बात किया है। इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या कहता है कि जो गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी है ना बच्चों, उस समय सेलर का इंटेंशन होना चाहिए कि उसके अंदर की प्रॉपर्टी में बायर को ट्रांसफर करना चाहता हूं। अगर ये इंटेंशन मिसिंग है तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगा क्या, नहीं सर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। अब कुछ रूल्स है बच्चों पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, मतलब जब सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो उसको लेके कुछ रूल्स यहां पर इन लोगों ने बताए हुए हैं। आइए एक एक रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 19 ये बात करता है प्रॉपर्टी स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स में पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। जैसे आप दुकान पर आते हो बच्चों और आपको ये दो बॉटल दिखती है, आप कहते हो मुझे ना सिल्वर कलर की बॉटल चाहिए करके, समझे आप बात को। तो ऐसे केस में अब ये क्या हुआ, ये स्पेसिफिक गुड्स हो गए और ये एसर्टेन भी हो गए, मतलब कि आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कौन से गुड्स आपको चाहिए और आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया कि इस गुड्स को मैं आपको बेचने वाला हूं। तो ऐसे सिचुएशन में इस गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी आपको, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। तो देखो for intention of the parties regard shall have been to the terms of the contract, the conduct of the parties and circumstances of the case। मतलब देखो क्या बोला है यहां पर, सर यहां पर बोला है कि जब भी आप इसके अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो ना, ये पार्टीज के कंडक्ट, पार्टीज के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो क्या, अब आपको सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक यहां पर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर स्पेसिफिक गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। सबसे पहला सेक्शन नंबर 20 पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल स्टेट में। मतलब जैसे देखो आपने ये बॉटल को आइडेंटिफाई कर दिया और इस बॉटल को मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट करने के लिए कुछ नया नहीं करना है, ये अपने आप में डिलीवरेबल स्टेट में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ऐसे सिचुएशन के अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये इममटेरियल है, ये इममटेरियल है कि उस समय पेमेंट मिला हो या उस समय डिलीवरी हुई हो गुड्स के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिस समय आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय ऐसे स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं उसकी प्रॉपर्टी आप तक चले जाती है। सेकंड, डिलीवरी गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जैसे आपने कोई लैपटॉप खरीदा बेटा, अब सामने वाला व्यक्ति कहता है भैया आप मार्केट से 1 घंटे में आ जाओ, मैं आपको लैपटॉप आपका रेडी करके रखता हूं, इसमें विंडोज वगैरह पूरा एक्टिवेट करके रखता हूं। मतलब हमने लैपटॉप को आइडेंटिफाई कर लिया पर उसको डिलीवरेबल स्टेट में डाला जा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होंगी जब बायर इस चीज को नोटिस, पहली बात तो ये डिलीवरेबल स्टेट में हो जाना चाहिए, मतलब जो भी चीज करना है डिलीवरेबल स्टेट में डालने के लिए वो हो जाए, और बायर उस व्यक्ति को क्या कर ले बच्चों, बायर उस व्यक्ति को नोटिस कर ले, क्या कर ले, आप उस व्यक्ति को देख लो, तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी। अब तीसरा देखो, specific goods in a deliverable state when seller has to do anything in order to ascertain price। मतलब क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है। जैसे आप आए मेरे दुकान पे, आपने बोला भैया 1 किलो ये वाले चावल दे दो बासमती राइस, मैंने कहा ठीक है मैं आपको दे दूंगा। आपने मुझे बैग थमा दिया, आपने कहा ये बैग भर के मुझे चावल दे दो। अब मैं उस बैग में जितने भी चावल आएंगे मैं उसको पहले डालूंगा, उसके बाद गिनूंगा और उसके बाद आपको रेट बताऊंगा। तो इनका कहना है कि सेलर को कुछ ऐसी चीजें करना है बच्चों जिससे प्राइस डिटरमाइन हो। क्या डिटरमाइन हो बोलो जल्दी से, जिससे प्राइस डिटरमाइन हो। सर कुछ ऐसी चीजें करना है, तो मैं बोलूंगा यहां पर सर यहां पर भी प्रॉपर्टी क्या ट्रांसफर हो जाती है क्या? यस सर, यहां पर भी प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होंगी जब तक सेलर इन चीजों को नहीं करता और बायर इस बात को नोटिस करता है। क्या कहा मैंने, बोलो, जब तक सेलर इन चीजों को नहीं करता और बायर ने इस बात को क्या करना चाहिए, बायर ने इस बात को नोटिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो बच्चों, नोटिस करना चाहिए, ऐसा यहां पर बोल रखा है। तो अपन ने तीनों चीजों के बारे में पढ़ लिया स्पेसिफिक गुड से रिलेटेड। अब मैं बात करूंगा यहां पर गुड सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन नंबर 24। इसका मतलब क्या होता है समझना बात को। सर सेलर जो है ना, सुनो ना बात को, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान दो। यहां पर मैं यहां पर जो चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ, सुनो सुनो सुनो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो यहां पर क्या मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, सुनो 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 गांव वालों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर है कौन, यहां पर है सेलर, और यहां पर कौन है, यहां पर है बायर। अब क्या होता है बच्चों, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा है बट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये जो बायर है ना, ये कौन है, ये है चिंटू। कौन है बोलो, चिंटू। ये जाता है सेलर के पास, और सेलर का काम है किसका, टी शर्ट का काम है, सेलर का कपड़ों का काम है बेसिकली। अब चिंटू को एक टी शर्ट खरीदना है, चिंटू को लेकिन 3 टी शर्ट पसंद आती है, एक ऑरेंज रंग की, एक लाल रंग की या मरून रंग की, और एक ब्लू रंग की, ठीक है ना। ये 3 कलर के टी शर्ट यहाँ पर चिंटू को पसंद आती है। तो चिंटू क्या करता है, ये तीनों टी शर्ट्स को घर पर लेके आता है और ये बोलता है सेलर को कि मैं मम्मी से पूछ के फाइनल करता हूं और मैं आपको 3 डेज के अंदर, 3 डेज के अंदर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। क्या करता हूं बोलो बच्चों, 3 डेज के अंदर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। समझे क्या आप बात को? ऑल राइट सर। अब देखो ऐसे केस के अंदर क्या होता है समझना, इनके अंदर की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी, टी शर्ट के अंदर की प्रॉपर्टी बायर को कब मिलेंगी, चिंटू को कब मिलेंगी। तो देखो चिंटू घर पर आता है, मम्मी कहती है ब्लू कलर की टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, चिंटू फोन करके सेलर को बता देता है ब्लू कलर की टी शर्ट मेरी। तो इसका मतलब ब्लू कलर की ओनरशिप चिंटू की हो गई, और ये 2 की ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है, और वो 2 शर्ट्स उसको लौटा देना पड़ेगा सेलर को। ऑल राइट सर। अब मान लो लौटाने से पहले ही अगर इसको आग लग जाती है तो नुकसान किसका होगा, सेलर का नुकसान होगा उस केस में। भले चिंटू के पास पोजीशन पड़ा हो बट फिर भी नुकसान किसका होगा, सेलर का होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेलर के पास है। ऑल राइट, ये एक तरीका है बताने का। दूसरा, चिंटू 3 दिन तक कुछ इन्फॉर्म ही नहीं करता है बेटा, तो ऐसे केस में लॉ कहता है कि तीनों टी शर्ट्स को चिंटू क्या कर चुका है, खरीद चुका है, हम लोग ऐसा मानेंगे, और तीनों टी शर्ट की ओनरशिप किसकी होंगी, चिंटू की होंगी। ये दूसरा हुआ। अब तीसरे के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है जैसे चिंटू ये बताता है कि उसने टी शर्ट को खरीद चुका है, जैसे मान लो माहौल में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल माहौल बना था बर्थडे का, किसका बर्थडे था, चिंटी का बर्थडे था। अब ये जो चिंटू है ना, ये मरून कलर की टी शर्ट पहन के चिंटी के बर्थडे में जाता है, और ये सेलर जो है ना वो भी चिंटी के बर्थडे में आता है। तो सेलर यहाँ पर देख लेता है चिंटू को मरून कलर की टी शर्ट पहना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि चिंटू के पास मरून कलर के टी शर्ट की ओनरशिप जा चुकी है क्या, बिल्कुल बिल्कुल जा चुकी है सर, ऐसा इसका मतलब होता है। मतलब
कुछ गुड्स के साथ ऐसा करना जो इनकंसिस्टेंट हो ओनरशिप के साथ। देखो यहां पर क्या, एक तो वो सिग्निफाई कर दे, अपना अप्रूवल दे दे, दूसरा क्या वो उसको रिटेन करके रख लेता है विदाउट द नोटिस ऑफ रिजेक्शन, और जो टाइम फिक्स है ना वो टाइम फिक्स एक्सपायर हो जाता है। फिर देखो अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल मैनर होता है। फिर आखिरी में बोला वो गुड्स के साथ कुछ ऐसा करता है जो इक्विवेलेंट है ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स, जैसे प्लेज करना या उसका इस्तेमाल करना या कुछ चीजें करना। तो मैं बोलूंगा अगेन यहां पर भी ओनरशिप चले जाती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखो सेल फॉर कैश और रिटर्न, इसका मतलब क्या होता है सर कि भैया मैं आपको जो माल बेचूंगा ना मेरे को एक तो रोकड़ा चाहिए, नहीं तो मैं आपको माल नहीं बेचूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है सेलर बोलेगा मेरा बाबू कैसा है। इसका मतलब ये हुआ सर यहां पर क्या, अरे बोलो ना सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां पर सेलर तभी आपको गुड्स के अंदर की ओनरशिप देगा जब आप उसको उसका पैसा लौटा दोगे, तब तक वो आपको ओनरशिप देने वाला है क्या, नहीं देने वाला। अगला गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। अब देखो क्या सर, किसी भी गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती जब तक वो एसर्टेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बोलो बच्चों, जब तक वो एसर्टेन नहीं होता है, ऐसा सेक्शन नंबर 18 कहता है। अब इसके अंदर दो चीजें बच्चों, एक है यहां पर क्या, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय द डिस्क्रिप्शन। इनका कहना है कि अगर मान लो सेलर ने बाय डिस्क्रिप्शन सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स किया है तो ऐसे केस के अंदर इसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 कॉटन बेल्स है, मैं आपको उसमें से 300 कॉटन बेल्स बेचता हूं, तो इसके अंदर ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी। तो देखो जब भी सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स होता है ना तो प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है, कब ट्रांसफर होती है बोलो ना, जब हमने उसको क्या किया है, हमने जब एसर्टेन किया है गुड्स को, मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए और हमने उसको अलग किया। अलग किसने किया, एक तो सेलर ने किया बायर के अप्रूवल से, या बायर ने किया सेलर के अप्रूवल से। तो उस केस के अंदर बायर के पास प्रॉपर्टी चले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 कॉटन के बेल्स थे, आपने अपने आदमी भेजा, मैंने आपको अलग करने दिया, 100 कॉटन के बेल्स आपने अलग पैक किए थे, आपके आदमी खाना खाने गए तब तक आग लग गई, तो मैं बोलूंगा 100 बेल्स का नुकसान आप बेयर करोगे और बाकी जो 900 बेल्स का नुकसान है वो मैं बेयर करूंगा, क्योंकि आपके आदमियों ने मेरे परमिशन से अगर उसको एसर्टेन अलग कर लिया था तो उसकी ओनरशिप आपकी हो जाती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। अगला अगला बोल के रखा है डिलीवरी टू द कैरियर। अगर मैं मतलब सेलर अगर कैरियर को यानी कि ट्रांसपोर्टर को गुड्स देता हूं और उसके ऊपर मैं कोई भी राइट ऑफ रिजर्वल अपने पास नहीं रखता हूं, तो ऐसे केस के अंदर राइट ऑफ डिस्पोजल को मैं अपने पास नहीं रखता हूं, तो इस केस के अंदर भी ओनरशिप किसके पास चले जाती है बच्चों, इस केस के अंदर भी ओनरशिप आपके पास चले जाती है। क्या हो जाती है बोलो जल्दी से, ओनरशिप आपके पास चले जाती है। क्या हो जाती है बोलो जल्दी से, ओनरशिप आपके पास चले जाती है। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर एकदम बढ़िया एकदम समझ में आया क्या आप लोगों को, आ गया सर। आइए अगला, अब देखो अब मैं बात करूंगा रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जब सेलर के पास से गुड्स तो जा चुके हैं गाड़ी में, लेकिन क्या है सेलर को ऐसा लगता है कि बायर जो है ना वो उसका पैसा नहीं देने वाला है, तो वो क्या करता है इस गुड्स के ऊपर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रखता है, मतलब इस गुड्स को ठिकाने लगाने की पावर को वो अपने पास रखता है। तो जब भी सेलर गुड्स के ऊपर का कंट्रोल अपने पास रखता है तो क्या गुड्स की प्रॉपर्टी बायर के पास जा सकती है क्या, नहीं सर, गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं जा सकती। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है सर। देखो यहां पर क्या, टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर, देयर इज मतलब क्या, जब सामने वाले व्यक्ति ने मुझे पैसा दे देना चाहिए बिफोर गुड्स आर पास टू द बायर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स यस सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन एज में रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल। अब कैसे राइट ऑफ रिजर्व किया है डिस्पोजल को हमें पता चलेगा, तो देखो दो केसेस है, जब मैंने सेलर ने अपने शिपिंग वाले को या मान लो अपना बोट वाले को शिपिंग वाले को कहा या रेलवे वाले को कहा कि तुम गुड्स सामने वाले व्यक्ति को तभी देना जब मैं तुमको ऑर्डर करूंगा, इसका मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल को मैंने अपने पास रखा हूं। या मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जैसे बिल ऑफ लीडिंग होता है और बाकी बिल्स होते हैं, उसके साथ ना मैंने क्या किया, यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को अटैच करके भेजा। अब सामने वाला व्यक्ति अगर और मैंने बोल दिया हूं कि जब तक सामने वाला व्यक्ति इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता ना
तब तक गुड्स उसको देना है क्या? नहीं सर, तब तक नहीं देना है। इसका मतलब अगेन यहां पर भी क्या हुआ है बच्चों? राइट ऑफ डिस्पोजल हुआ है। क्या हुआ है बोलो जल्दी से? राइट ऑफ डिस्पोजल हुआ है। अब देखो क्या रिस्क प्राइमा फेसिए पासेस विद द प्रॉपर्टी है। आपको पता है बच्चों कि जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तभी रिस्क ट्रांसफर होती है। मतलब अगर मैंने प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया तो रिस्क ट्रांसफर होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती है। हाउएवर एक बात मैं बता दूं आपको, डिलीवरी और पेमेंट कोई भी कंडीशन नहीं होती है ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए। अगला मैं बात करूंगा ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। मुझे एक बात बताइए, मैं इस फोन को आपको तभी बेच सकता हूं बच्चों जब इस फोन के अंदर की ओनरशिप मेरे पास है। इसलिए बोला जाता है नेमो डैट क्वैट नॉन हैबिट। मतलब क्या? नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन द ओनर इटसेल्फ। क्या एमवी सर इस फोन को आपको बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। क्या तेजस सर, हमारे काजू सर आपको बेच सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं बेच सकते। क्या हमारे गाबा सर आपको बेच सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं बेच सकते। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग ओनर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है बच्चों जिसके अंदर एक नॉन ओनर भी बेटर टाइटल को क्या करता है? कन्वे करता है। क्या करता है बोलो बच्चों? बेटर टाइटल को कन्वे करता है, दूसरे व्यक्ति को बेटर टाइटल को देता है। ऐसा मैं यहां पर बोल रहा हूं। सबसे पहला देखो क्या, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। क्या है बोलो जल्दी से? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट क्या कहता है कि मान लो मैं प्रिंसिपल हूं और मेरा कोई एजेंट है बच्चों, तो मेरे एजेंट के पास अगर कोई गुड्स है पोजीशन में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो क्या कर सकता है? क्या वो गुड्स किसी और को बेच सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेच सकता है। और जिसको वो बेचेगा उसको गुड टाइटल मिलता है क्या? हाँ सर, उसको गुड टाइटल यहां पर मिलेगा। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? गुड टाइटल उसको मिलेगा। सेकंड, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। जैसे देखो मान लो एक कार है बच्चों, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल छोड़ो कार, छोड़ो, ये फोन है। अब ये फोन के दो ओनर है, एक मैं ओनर हूं, एक एमवी सर ओनर है। और एमवी सर के पास ये फोन का पोजीशन है, या मान लो अभी के लिए मेरे पास ये फोन का पोजीशन है। तो क्या मैं इसको बेच सकता हूं क्या? हाँ सर, मैं इसको बेच सकता हूं अगर मेरे पास गुड्स का पोजीशन है विद द अदर को ओनर या जॉइंट ओनर के परमिशन से, तो मैं बिंदास बिंदास गुड्स को बेच पाऊंगा क्या? 100% बेच पाऊंगा। अगला, सेल बाय द वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजीशन देयर ऑफ। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सुनना बात को जो मैं कह रहा हूं। क्या हुआ बच्चों? जेठालाल ने, है ना, सुनना बात को, जेठालाल ने ये मोबाइल फोन मेहता साहब को बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, ठीक है ना। बट क्या होता है, फोन अभी भी वहीं पर पड़ा है दुकान पर, और बबीता जी आ जाती है बच्चों फोन को खरीदने के लिए, और उनको यही फोन पसंद आ जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या जेठालाल इस फोन की प्रॉपर्टी तो मेहता साहब के पास ऑलरेडी जा चुकी है। अब जेठालाल अगर इस फोन को बबीता जी को बेच देता है तो क्या बबीता जी को गुड टाइटल मिलेगा क्या? लॉ कहता है बिल्कुल बिल्कुल गुड टाइटल मिलेगा। कब? अगर आपने सोल्ड किया है गुड्स को किसी और को, बट उसका पोजीशन आपके पास है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके पास है, और आप किसी थर्ड पर्सन को सेल करते हो, तो ऐसे केस में, और थर्ड पर्सन गुड फेथ में एक्ट करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे थर्ड पर्सन को यहां पर टाइटल मिल जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है। इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोपल। एस्ट्रोपल का मतलब होता है जो नहीं है वो बताना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी दुकान है बच्चों, मैं इसका सोल प्रोपराइटर हूं, पर क्या होता है यहां पर हमारे, मान लीजिए मेरे दुकान के अंदर पीपी सर बैठे हुए हैं। अब आप आते हो बच्चों मेरे दुकान के ऊपर और आप कहते हो सर एक काम करो, ये चश्मा बेच दो। अब ये जो चश्मा है ना, ये मेरा चश्मा है। किसका चश्मा है? ये मेरा चश्मा है। पर पीपी सर आपको 1000 रुपए में बेचने का ऑफर देते हैं, आप खरीद लेते हो। मैं बस हंस रहा हूं, मैं कह रहा हूं ठीक, आप तो वैसे भी नहीं बेच पाएंगे, ओनर नहीं है पीपी सर। मैं ऐसा मन ही मन में सोच रहा हूं बेटा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं मन ही मन में सोचना चाहिए क्या? नहीं सर, आपने बोलना चाहिए सामने से। आप अगर रोकोगे नहीं तो इस केस के अंदर सामने वाले व्यक्ति को गुड टाइटल चले जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा। अगला देखो, सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो मान लो जेठालाल ने बीड़ी को बोल रहा हूं मैं, बीड़े को यहां पर क्या कर दिया? टीवी भिजवा दिया। क्या भिजवा दिया? टीवी भिजवा दिया। पर टीवी का पोजीशन बीड़े के पास है, बट ओनरशिप अभी भी जेठालाल के पास है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर भीड़े उस टीवी को हाथीबाई को बेच देता है, तो क्या हाथीबाई को गुड टाइटल मिलेगा क्या? इसका जवाब है बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। फिर आप लोग पढ़ते हो कि अनपेड सेलर भी टाइटल, अनपेड सेलर भी सेल कर सकता है। फिर अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट CUFM के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बच्चों, और मेरे पास गुड्स का पोजीशन है, और सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे, उससे पहले ही अगर मैं गुड्स को बेच दूं, तो क्या वो वैलिड टाइटल देगा क्या सामने वाले पर्सन को? बिल्कुल बिल्कुल देता है। और इसके अलावा अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट के तहत, जैसे कोई लिक्विडेटर हो गया,
या फाइंडर ऑफ गुड्स हो गया, क्या ये लोग भी बेटर टाइटल कन्वे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग भी बेटर टाइटल को कन्वे कर सकते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा पानी पीता हूं मैं, एंड देन फिर उसके बाद अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट ऑलराइट सर, चलो देखो क्या, अब मैं अगर अगला बात करूं आपके साथ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। सर ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म किया जाता है? तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करना है तो आपको गुड्स की डिलीवरी करना है यहाँ पर, है ना, जो सेलर करेगा, और उस गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी बायर की, और बायर को उसका पेमेंट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, जैसे कि स्विगी की होती है और ये सारी चीजों की डिलीवरी होती है, वो सामान आपको हैंडओवर करते हैं, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिलीवरी बोलते हैं। अब डिलीवरी के अलग अलग तरीके होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, है ना। ये एक्चुअल एक्चुअल 2 बार आ गया, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, और कौन सी होती है? सिंबॉलिक होती है। कौन सी होती है बोलो बच्चों? सिंबॉलिक होती है। अगला ड्यूटीज ऑफ सेलर के बारे में बात करेंगे। सेलर की ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करने की, बायर की ड्यूटी है उस गुड्स को एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली उसको पे करने की। क्या डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशन? इसका मतलब क्या होता है, अगर सेलर गुड्स की डिलीवरी देने के लिए रेडी है तो बायर ने भी क्या करना चाहिए? प्राइस को पे करना चाहिए एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका डिसाइड हुआ है उसके अनुसार आपने क्या करना चाहिए सर? आपने उसका पेमेंट करना चाहिए। आइए अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। रूल्स रिगार्डिंग, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी बोलो जल्दी से? रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द बायर पोजीशन। मैं सेलर हूं, आप बायर है, आपने बॉटल खरीदा है, मैं किसी भी तरीके से अगर ये बॉटल को आपके पास पहुंचा दूं, उसे बोला जाता है डिलीवरी। ऑलराइट सर, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने 500 गुड्स मेरे से खरीदा है, ठीक है ना, और मैं आपको 100 की डिलीवरी करूं तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन एक क्या होता है कि मेरे पास इतना ही ट्रक आता है कि मैं 100 गुड्स को ही एक बार में आपको भिजवा सकता हूं, तो उस केस के अंदर पार्ट डिलीवरी भी एक फुल डिलीवरी की तरह ट्रीट की जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल की जाती है। ऑलराइट सर, फिर इनका थर्ड पॉइंट में कहना है कि बायर ने अप्लाई करना चाहिए सेलर को कि प्लीज मुझे गुड्स को डिलीवर करो। सर कहां पर प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा? प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है, और मान लो ऐसा कुछ आपने डिसाइड नहीं किया है, तो जहां पर वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी बन जाता है। सर गुड्स कब तक डिलीवर होना चाहिए? विद इन टाइम, जो रीजनेबल टाइम आपका होना चाहिए वो वाली चीजें रखो। इसके अलावा गुड्स इन द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। सर गुड्स अगर किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में, तो भी यहां पर डिलीवरी वाया एक्नॉलेजमेंट की जा सकती है, जिसको मुझे बताना आप सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर क्या बोला जाता है, जिसे डिलीवरी ऑफ एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। सिंबॉलिक मारूंगा मैं आपको, फोन के अंदर घुस के मारूंगा बेटा आपको, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इसे कहा जाता है। ऑलराइट सर, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। मुझे एक बात बताइए, कब डिलीवरी को अपन ने यहां पर मांगना चाहिए? कब मैं बोल सकता हूं सामने वाले व्यक्ति को प्लीज गुड्स को डिलीवर कर दो करके? तो रीजनेबल आर के अंदर आपने गुड्स को यहां पर डिलीवरी के लिए मांगना चाहिए। अब देखो एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। सर जो भी एक्सपेंसेस होंगे डिलीवरी के, वो कौन बॉर्न करता है? वो सेलर बेयर करता है। कौन बेयर करता है? सेलर बेयर करता है। अब है इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो क्या, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। इनका कहना है आपने 100 गुड्स मांगे थे, पर सामने वाले व्यक्ति ने 60 ही गुड्स को डिलीवर किया। तो एक काम करो, पूरे के पूरे को रिजेक्ट कर दो, या जितना दिया है उसको एक्सेप्ट करके उतने अमाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेट से पे कर दो। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 100 मांगा था और सामने वाले व्यक्ति ने 110 आपको दे दिया। तो इस सिचुएशन में आप 100 को एक्सेप्ट करके बाकी को रिटर्न कर दो, या पूरे 120 को एक्सेप्ट कर दो, या पूरे को रिजेक्ट कर दो, या आपकी चॉइस है। जिसका भी पेमेंट होगा ये कॉन्ट्रैक्ट रेट से होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स क्या हो, किसी दूसरे डिस्क्रिप्शन के साथ मिक्स होके आ गए हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करो, एक तो आप गुड्स को एक्सेप्ट करो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और बचे हुए चीज को रिजेक्ट कर दो, या पूरे चीज को एज इट इज रिजेक्ट कर दो। क्या इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में एक्सेप्ट करूंगा क्या? नहीं सर। अगर डिलीवरी कैरियर को कर दी जाती है विदाउट राइट ऑफ डिस्पोजल, तो ऐसा माना जाता है कि गुड्स यहां पर बायर को डिलीवर हो गया। ऑलराइट सर, मुझे बताइए गुड्स अगर ट्रांजिट में डिटोरिएट हो जाता है तो जो ओनर है भैया उसकी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। बायर क्या गुड्स को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार एग्जामाइन कर सकता है क्या? एग्जामाइन का मतलब क्या होता है?
चेक कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अब रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी, मुझे एक बात बताओ सर, यहां पर गुड्स का एक्सेप्टेंस कैसे होगा? जब सेलर बता दे, सेलर को बायर बता दे कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर चुका हूं, या वो कुछ गुड्स के साथ ऐसा करता है जो इनकंसिस्टेंट है उसके ओनरशिप के साथ। जैसे आपको याद है सेल और रिटर्न बेसिस के केस में वो टी शर्ट पहन के चले गया था चिंटी के, इसमें अभी अपन ने देखा। इसके बाद और क्या, या वो गुड्स को रिटेन करके रखता है, क्या करके रखता है बोलो? रिटेन करके रखता है आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो अगेन हम लोग बोलेंगे कि यहां पर भी गुड्स को एक्सेप्ट कर चुका है। अब मुझे बताइए सर, अगर मैं गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं तो क्या बायर ने रिजेक्टेड गुड्स को वापस करना है क्या? नहीं सर, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ सेलर को बताना, और सेलर अपने आप गुड्स को लेके चला जाएगा क्या? हाँ सर, वो लेके चले जाता है, ठीक है ना। ऑल राइट सर, चलिए आएंगे। अब हम लोग चालू करेंगे किससे? अब हम लोग यहां पर चालू करेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 से। फटाफट 2 मिनट का ब्रेक लेके पानी पी लीजिए, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग चालू करेंगे यूनिट नंबर 4 से। चलो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 चर्चा करता है आपके साथ अनपेड सेलर से रिलेटेड बात करता है। किससे रिलेटेड बात करता है बोलो बच्चों? अनपेड सेलर से रिलेटेड बात करता है। अनपेड सेलर को इस पूरे इसमें हम लोग यूपीएस या यूपी सेलर के नाम से पहचानेंगे, ठीक है। ऑलराइट सर, सबसे पहला, एक सेलर को कब हम लोग अनपेड कहते हैं? तो एक सेलर को अनपेड तब माना जाता है बच्चों जब पहला, एक तो उसका पूरा प्राइस पे नहीं किया है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बॉटल 100 रुपए में बेचा, और अगर आपने मुझे पूरा 100 रुपए दिया नहीं है, ना ही आपने मुझे ऑफर किया है पैसे देने का, तो मैं यहां पर अनपेड सेलर माना जाऊंगा। या दूसरा, मैंने आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करवा लिया था, बट अगर आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर देते हैं, क्या कर देते बोलो? डिसऑनर कर देते हैं किसी भी रीजन के कारण से, तो मैं अगेन यहां पर क्या बोला जाऊंगा? अनपेड सेलर बोला जाऊंगा। अब बीइंग अनपेड सेलर मेरे पास कौन से चीजों का राइट होता है? तो सबसे पहली बात, मैं गुड्स के ऊपर लीन कर सकता हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है लीन। लीन का मतलब होता है कब्जा करना गुड्स के ऊपर। दूसरा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सुनना बात को, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इस केस के अंदर मैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट करवा सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट करवा सकता हूं। और तीसरा, मैं यहां पर राइट टू रीसेल भी कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। आइए सर, सबसे पहले सेक्शन नंबर 47 के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन नंबर 47 बात करता है यहां पर राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, और सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर आता है राइट ऑफ लीन के बारे में। सर, ये राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? अगर अनपेड सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है, तो ऐसे केस में वो अपने पास गुड्स का पोजीशन रख सकता है जब तक उसको पैसा, या जब तक उसको पैसे का ऑफर नहीं दे दिया जाता। जैसे मैंने अगर आपको ये 500 रुपए में माउस बेचा और अभी भी ये माउस मेरे पास ही पड़ा हुआ है, जब तक आप मुझे 500 रुपए दे नहीं देते या 500 रुपए का ऑफर नहीं करते पेमेंट का, तब तक इस माउस को मैं अपने पास ही रखूंगा। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है राइट ऑफ लीन। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? इसे कहा जाता है राइट ऑफ लीन। ऑलराइट सर, राइट ऑफ लीन कब कब हो सकता है? जब मैंने आपको विदाउट क्रेडिट यानी कि कैश सेल भेजा था और आपने कैश नहीं दिया, या दूसरा, मैंने आपको क्रेडिट पर बेचा और क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हुआ पर आपने अभी तक पेमेंट नहीं दिया, या तीसरा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं अगेन बोलूंगा कि अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन यानी कि अपने पास कब्जे को रख सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रख सकता है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 100 क्वांटिटी आपको डिलीवर करनी थी गुड्स की, मैंने 30 क्वांटिटी डिलीवर किया और उसके बाद आप इंसॉल्वेंट हो गए, और अभी भी अगर 30 क्वांटिटी मेरी बची हुई है, 70 मैंने डिलीवर कर दिया, 30 मेरी बची हुई है, तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं 30 के ऊपर राइट ऑफ लीन कर सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि पार्ट डिलीवरी के केस में बचे हुए रिमाइंडर के ऊपर, बचे हुए रिमेन्स के ऊपर आप यहां पर राइट ऑफ लीन को कर सकते हैं। सर राइट ऑफ लीन कब टर्मिनेट हो जाता है? तो देखो, जब आप कभी भी अगर गुड्स को आप डिलीवर कर देते हो ट्रांसपोर्टर को फॉर द पर्पस
पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, यानी कि बायर के पास पहुंचाने के लिए, और आप अपने पास कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल को नहीं रखते हो। इन शॉर्ट, कैरियर को गुड्स देना अपने आप में ऐसा माना जाता है जैसे आपने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर दिया हो बायर को, तो उस केस के अंदर लीन आपका टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा, सर अगर बायर या बायर का एजेंट लॉफुली गुड्स के पोजीशन को ऑब्टेन करता है तो मैं बोलूंगा राइट ऑफ लीन अगेन यहां पर समाप्त हो जाता है। और तीसरा, वेवर, जहां पर एक अनपेड सेलर खुद से मना कर देता है कि मैं नहीं राइट ऑफ लीन विन में कुछ नहीं रखूंगा, तो ऐसे केस के अंदर अगेन मैं बोलूंगा राइट ऑफ लीन यहां पर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 49। अब मैं बात करूंगा राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के बारे में। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैंने आपको गुड्स बेच दिया और मैंने एक कैरियर ट्रांसपोर्टर वाले को बोला कि इस गुड्स को लेके जाओ आपके पास। अब जो ट्रक ड्राइवर है ना बच्चों, वो रास्ते में है और मुझे पता चल जाता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। क्या कहा मैंने, बोलो, ट्रक ड्राइवर रास्ते में मतलब कि गुड्स ट्रांजिट के अंदर है और मुझे पता चल जाता है कि बायर अगर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ऐसे केस के अंदर मैं बताऊं आपको, अगर मुझे पता चलता है तो मैं वापस से गुड्स को ट्रांजिट में रोक सकता हूं और मैं दोबारा से उसको पोजेशन में ले सकता हूं। इसे बोला जाता है, मैं दोबारा से रिज्यूम कर सकता हूं क्या, पोजेशन ऑफ गुड्स को। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं, जब तक आप मुझे पैसा या पैसे जैसा कुछ अमाउंट को आप मुझे पे नहीं कर देते। अब सर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब बोला जाता है, जब ये गुड्स कैरियर को दिए जाते हैं और बायर अभी तक गुड्स की डिलीवरी लेने का है, या दूसरा बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है और जो बेली है या कैरियर है ना, उसके पास अभी भी गुड्स का पोजीशन पड़ा हुआ है। मान लो मैंने शिप वाले किसी शिपिंग कंपनी को मैंने गुड्स दिया था और अभी तक गुड्स जो है ना वो मास्टर ऑफ द वेसल के पास ही है, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए बायर को। या अगर मान लो पार्ट डिलीवरी यहां पर करना है तो मैंने कुछ पार्ट को डिलीवर कर चुका हूं, बट बचा हुआ पार्ट बचा हुआ है जो अभी भी इन ट्रांजिट में है, तो क्या मैं उसको वापस से स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट को कैसे इफेक्ट किया जाता है, तो मैं दोबारा से वापस पोजीशन ले लेता हूं बेटा गुड्स को, और मैं इस बात की नोटिस दे देता हूं यहां पर कि गुड्स को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। नोटिस मैं किसको देता हूं, कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को ये नोटिस दी जाती है। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सर मुझे एक बात बताओ, अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है तो कैरियर को या बेली को क्या करना पड़ता है, गुड्स को दोबारा से वापस पहुंचाना पड़ता है सेलर के पास, और सेलर इस चीज का पैसा देगा क्या? बिल्कुल, रीडिलीवरी का पैसा कौन देने वाला है, देख लो यहां पर, सेलर देने वाला है। कौन देने वाला है? सेलर देने वाला है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के बारे में। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो यहां पर पोजीशन को रिटेन किया जाता है और यहां पर पोजीशन को दोबारा यानी कि रीगेन किया जाता है पोजीशन को। सर यहां पर सेलर के पास पोजीशन होता है बेटा गुड्स का पहले से, यहां पर पोजीशन कैरियर के पास होता है और बायर ने अभी तक गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। सर जो बायर है ना वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इंसॉल्वेंट, लेकिन इधर के केस में इंसॉल्वेंट होना पक्का है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। सर ये बिफोर राइट ऑफ लीन, मतलब समझना राइट ऑफ लीन पहले आता है और उसके बाद स्टॉपेज एंड ट्रांजिट आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट बाद में आता है। ठीक है ना, ऑलराइट सर। अब देखो क्या इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज के बारे में बात करेंगे। ये एक और राइट अवेलेबल होता है अनपेड सेलर के पास कि जो गुड्स को उसने दोबारा से अपने पोजीशन में लिया है ड्यू टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या जो उसके पास पोजीशन में था ड्यू टू राइट ऑफ लीन, वो इस गुड्स को रीसेल कर सकता है। सेलर क्या कर सकता है, बोलो बच्चों? रीसेल कर सकता है वो सेलर को। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात बता दूं, देखो राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट डज नॉट अफेक्ट बायर सेलिंग और प्लेजिंग गुड्स अनलेस सेलर हैज असेंटेड टू इट। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरे राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने से बायर, अगर मान लो बायर गुड्स को सेल भी करे प्लेज भी करे, मेरा राइट अफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। पर कुछ केसेस के अंदर सेलर का राइट अफेक्ट होगा। मतलब क्या? मैंने आपको गुड्स बेचा, सेल कर दिया, और आपने इसको किसी और को सेल कर दिया। आपके किसी और के सेल करने से मेरे राइट ऑफ लीन के ऊपर, मेरे स्टॉपेज इन ट्रांजिट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं, मैं राइट ऑफ लीन अभी भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको अप्रूवल दिया कि ठीक है एक काम करो, आप गुड्स को किसी और पर्सन को बेचो, तो उस केस के अंदर फिर मैं राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर पाऊंगा क्या? नहीं सर। इनफैक्ट आपके सब सेल के ऊपर
ऊपर फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो देखो ऐसे एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाता है। मतलब इन सिचुएशन के अंदर वो राइट ऑफ स्टॉपेज और ये सब चीजें कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। आइए इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो यहां पर क्या बोल के रखा है, When the seller has assented to the sale mortgage या disposition, मतलब जब सेलर ने, मैंने आपको बोला हो कि आप गुड्स को क्या करो, आगे रीसेल करो करके, क्या करो बोलो बच्चों, आगे रीसेल करो। मैंने आपको अप्रूवल दिया तो अब मैं आपको रोक सकता हूं क्या? नहीं। अब मैं स्टॉपेज एंड ट्रांसलेट कर सकता हूं क्या? नहीं। और दूसरा, जस्ट अ सेकेंड, अब गला जवाब दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ऑलराइट सर, सेकेंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट यहां पर कह रहा है कि when document of title of goods has been transferred to buyer and buyer transfers the document of title to the person to whom who has bought the goods in good faith and for a value, तो ऐसे केस के अंदर अगेन हम लोग बोलेंगे कि मैं अब लीन ये सब चीजें नहीं कर सकता। क्या हुआ समझना, सेकेंड वाले केस में मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया और उस डॉक्यूमेंट के टाइटल पर किसी और ने आपसे गुड्स को गुड फेथ में खरीद लिया, तो अब मैं राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट नहीं कर सकता। पर समझना बात को, द प्रोविजो वन स्टिपुलेट एज फॉलो, इफ द लास्ट मेंशन इज बाय वे ऑफ सेल, तो वो डिफीट हो जाता है यहां पर। और दूसरा, अगर प्लेज वगैरह के केस में भी हुआ है तो अगेन मेरे क्लेम यहां पर डिफीट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल 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 यहां पर डिफीट हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके सर, अब देखो सर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहां पर रिसाइन नहीं होता अगर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव रहता है। बस बायर को पैसा मुझे देके जाना है और उसके बाद वो अपने गुड्स को वापस ले जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकता है सर, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। ऑलराइट सर, अब हम लोग बात करेंगे राइट ऑफ रीसेल के बारे में। सर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर अगर मान लो, अब आप सोच के देखो ना, अगर मेरे पास राइट ऑफ लीन है तो मैं गुड्स को अपने पास कब्जा रख सकता हूं। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट में गुड्स ट्रांजिट में थे, मैं ट्रांजिट में रोक के वापस अपने पास पोजीशन में ले सकता हूं। अब इन दोनों केस में मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, पर भाई मैं गुड्स का करूं क्या? तो इस गुड्स को आप बेच दो। क्या कर दो बोलो? बेच दो। इसे बोला जाता है राइट ऑफ रीसेल। पहले आपने ऑलरेडी माल किसी को बेचा था, अब आप किसी और को माल बेच दो, इसे बोला जाता है राइट ऑफ रीसेल। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? राइट ऑफ रीसेल। ये राइट अवेलेबल है अनपेड सेलर के पास। अगर ये राइट नहीं होता तो लीन या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का कोई असर पड़ता क्या? नहीं सर, नहीं पड़ता। अब अनपेड सेलर कब कब गुड्स को रीसेल कर सकता है? तो देखो, जब वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के होंगे, या दूसरा जो गुड्स के अंदर की ओनरशिप है वो बायर के पास नहीं गई होंगी, या राइट ऑफ अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के अंदर टाइटल को एक्वायर कर लिया यहां पर, या इनके पास ही पहले से टाइटल था, या राइट ऑफ रीसेल के अंदर मैंने एक्सप्रेसली इसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रिजर्व करके रखा था और बोल के रखा था कि मैं कोई नोटिस वोटिस नहीं दूंगा, सीधा गुड्स को बेच दूंगा मैं अगर बायर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां पर मुझे नोटिस देना पड़ता है वहां पर नोटिस देने की जरूरत है। मतलब अगर मेरा पहले से डिसाइडेड नहीं है ना कि मैं नोटिस वगैरह नहीं दूंगा, तो उस केस के अंदर मुझे नोटिस को देना पड़ता है बायर को कि मैं गुड्स को बेचने वाला हूं। सर अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा? तो ऐसे केस में अगर मुझे कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो मुझे बायर को देना पड़ेगा, और अगर मेरा कोई लॉस होता है तो मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा बायर से अगर मैं नोटिस नहीं देता हूं तो। और नोटिस दे दिया तो लॉस को रिकवर कर पाऊंगा और प्रॉफिट को अपने पास रख पाऊंगा इन रीसेल से। समझ में आ रहा है क्या? ऑलराइट सर, अगला देखो क्या। अब हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट है? मान लो ये कौन सी सिचुएशन है जहां पर मैंने आपको गुड्स की डिलीवरी दे दिया हो, आपको प्रॉपर्टी भी दे दिया हो, बट आपने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं प्राइस को लेके, मैं आपसे डैमेजेस, अगर मेरा कुछ नुकसान हुआ है आपके पैसे ना देने से, वो मैं क्लेम कर सकता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता हूं, और मैं इंटरेस्ट भी आपसे मांग सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो बच्चों? इंटरेस्ट भी मैं आपसे मांग सकता हूं कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको गुड्स दे दिया और आपने लंबे समय तक, आपने 1 महीने का क्रेडिट मांगा था पर आप 2 महीने के बाद मुझे पैसे दे रहे हो, ये जो 1 महीने का आप एक्स्ट्रा समय ले रहे हो ना, उसके लिए मैं आपसे ब्याज भी मांग सकता हूं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता
हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पर रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट दी सेलर, सर ऐसा होता है कि बायर ने पैसा दे दिया सेलर को, पर सेलर ने अगर गुड्स नहीं दिया बायर को, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकता है बायर कोर्ट ऑफ लॉ को, और कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्शन दे सकता है सेलर को कि माल तुमको बेचना ही पड़ेगा। दूसरा, सर लेट डिलीवरी से अगर कुछ डैमेजेस होता है तो डैमेजेस को क्लेम किया जा सकता है। तीसरा, अगर कोई मान लो ब्रीच ऑफ वारंटी वगैरह होती है तो ब्रीच ऑफ वारंटी वगैरह भी क्लेम की जा सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर ड्यू डेट रेप्यूडिएट यानी कि कैंसिल किया जा सकता है। और क्या ब्याज का पैसा भी बिल्कुल मांगा जा सकता है क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल ब्याज का पैसा भी मांगा जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट सर, अब हम लोग बात करेंगे ऑक्शन सेल के बारे में, सेक्शन नंबर 64। इसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग रख देना है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल के अंदर क्या होता है, मैं लोगों को इनवाइट करता हूं कि तुम लोग बोली लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फोन को बेचना चाहता हूं, ये फोन जो है ना, ये मान लीजिए मोदी जी ने यूज किया है। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं इस फोन को बेचना चाहता हूं एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लोगों से बोली बुलाऊंगा। अब अलग अलग लोग अलग अलग बोली लगाएंगे, समझ रहे हैं आप बात को, अलग अलग लोग अलग अलग बोली लगाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा जिससे हाईएस्ट बोली आएंगी, क्या कहा मैंने, बोलो, जिससे हाईएस्ट बोली आएंगी ना, उस व्यक्ति को मैं यहां पर क्या कर देता हूं, सेल कर देता हूं। क्या कर देता हूं, बोलो बच्चों, सेल कर देता हूं। इस बात का यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो देखो, ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड प्रॉपर्टी सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर व्हेन ही सेल्स ही इज ओनली एजेंट ऑफ सेलर। मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा, आप अपने ये वेलकम मूवी आपने देखी होंगी, तो उसके अंदर क्या होता है, वो मजनू भाई की पेंटिंग अक्षय कुमार बेचता है। तो अक्षय कुमार मजनू भाई का क्या माना जाता है बच्चों, ऑक्शनियर कहा जाता है इसको, अपने अक्षय कुमार को, और उन्हें एजेंट माना जाएगा किसका, मजनू भाई का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि गुड्स यहां पर सामने वाले व्यक्ति को मिल जाते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्शन सेल को लेके और कुछ कुछ बातें यहां पर की गई है। सर गुड्स को क्या लॉट में बेचा जा सकता है क्या, बिल्कुल। जैसे मान लो बहुत सारा फर्नीचर है, हम फर्नीचर अगर लॉट लॉट में बेच रहे हैं तो हर एक लॉट अपने आप में ऑक्शन सेल माना जाता है, यानी कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हर एक लॉट का होता है, ठीक है। ऑलराइट सर, मुझे बताओ सर कंप्लीशन ऑफ ऑक्शन सेल होता कैसे है। तो देखो, ये ऑक्शन सेल कंप्लीट हो सकता है एक तो फॉल ऑफ हैमर से, लेकिन अगर मान लो कोई और कस्टमरी मैनर बोल के रखा है, तो और कस्टमर, जैसे ऐसा बोला जा सकता है कि मैं जब हैमर को फॉल करूंगा ना, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आपने बोली लगाई, मैं बोलूंगा हाईएस्ट बिडिंग के इस पर अगर हैमर गिरा तो समझ जाना बात को कि आपको बिक चुका है माल। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हैमर गिरने के बाद अगर मैं बोलूंगा यू आर द हाईएस्ट बिडर, तब जाके माल आपको बिकेगा। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, फॉल ऑफ हैमर भी होना चाहिए एंड यू आर द हाईएस्ट बिडर ये भी मैंने बोलना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा बच्चों, तब जाके ये वैलिड सेल माना जाएगा। सर और कस्टमरी मैनर भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूं अगर मैं सेल करूंगा तो मैं बेल बजाऊंगा करके, तो उस केस के अंदर वो कस्टमरी मैनर हो गया। मतलब कस्टमरी मैनर का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्पेसिफिकली बोली जाए ना, उसे बोला जाता है कस्टमरी मैनर। अब देखो क्या, राइट टू बिड में भी रिजर्व, मैं ऐसा कर सकता हूं कि अक्षय कुमार ऐसा कर सकता है कि किन किन लोगों से बोली बुलाना है उनको इन्विटेशन भेजेगा। मतलब राइट टू बिड, कौन बोली लगा सकता है उसको रिजर्व भी किया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल उसको रिजर्व भी किया जा सकता है। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पर इस बात को एक्सप्रेसली आपको बताना पड़ेगा, तब आप राइट टू बिड को रिजर्व कर पाओगे। अदरवाइज जिसकी भी बिड आई आपको हाईएस्ट बिडर को एक्सेप्ट करके उसको देना ही पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल उसको देना ही पड़ेगा, ऑक्शन सेल में सेल करना ही पड़ेगा। रिजर्व बिड का मतलब होता है एक मिनिमम प्राइसिंग बच्चों जो सेट की जाती है, जिसके ऊपर ही बोली लगेंगी। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब होता है जब सेलर के आदमी लोग जानबूझ के अननेसेसरी सेल प्राइस को बढ़ाने के लिए प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर सेल यहां पर वॉइडेबल हो जाता है। मतलब अगर मैं गुड्स को खरीद रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है गुड्स को खरीदना या नहीं खरीदना। इसके अलावा देखो, वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय सेलर, इनका कहना है कि अगर सेलर लोगों ने अपने आदमी बैठाया है बच्चों, क्या कहिए बोलो जल्दी से, अपने आदमी बैठाया है ऑक्शन सेल के अंदर, तो उस केस में उसने इस बात को अलग से बताना चाहिए, और अगर वो नहीं बताता है तो ये ऑक्शन सेल वॉइडेबल माना जाएगा, और जिसने इस गुड्स को खरीदा है वो इसको अवॉइड कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूं यहां पर, अगर कोई भी जीएसटी में ऊंच नीच होता है, मतलब कोई भी टैक्सेस में बढ़ोतरी घटोतरी होती है, तो इसका फायदा या नुकसान
नुकसान किसको होगा, बायर को होगा। मतलब बायर को टैक्सेस इंक्रीज और डिक्रीज होने से फायदा और नुकसान होने वाला है, ऐसा सेक्शन नंबर 64A यहां पर कहता है। समझ में आ रहा है आपको? और इसी के साथ अपना क्या कंप्लीट हो जाता है बच्चों, इसी के साथ अब अपना यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी क्या हो जाता है, पूरा पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलिए लेंगे 2 मिनट का ब्रेक एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट चीजों से। चलो फटाफट आप 2-4 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप, है ना, पानी वानी पी लो, थोड़ा बहुत उठ उठ के एकदम बढ़िया से। ये लो सर, और कितने देर चलेंगे, और 3 घंटे के आसपास अपना सेशन यहाँ पर चलने वाला है, और मिनिमम 3 घंटे तो चलेगा ही चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, और 3 घंटे तो पक्के से सेशन अपना चलने वाला है, क्योंकि अब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट।